पीएपीएफएसी 2023 का जो पेपर 2 है उसका जो हमने बैच के बारे में बताया था, तो आज 15th है, 15th मार्च। 15th मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, वो आपका ओपन में है सबके लिए। सबसे पहले हम जो भी पेपर 2 को जब देखते हैं, तो पेपर 2 क्या है? कन्वेंशनल आपका राइटिंग उसमें लिखना होता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका डिमांड डिफरेंट होता है, और सब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं उसका डिमांड डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या है? हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग पे ध्यान नहीं देना होता है। हम चीजों को समझे और हमने उसका आंसर हम जानते हैं तो लिख दिए। हाँ, उसमें भी कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें भी कम्प्लेक्स होते हैं, पेपर 1 में भी, जहां की आप यदि सेंटेंस को सही समझ नहीं पा रहे हो तो दिक्कत होता है। ओके, लेकिन उसमें से आपके पास ऑप्शन होता है। सपोज हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स जो हैं, तो उनके लिए दोनों विकल्प है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों है। लेकिन सपोज कोई ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां इंग्लिश या तो जानते हैं या अदर रीजनल लैंग्वेज, तो आपका क्वेश्चन तो इंग्लिश और हिंदी में होता है, लेकिन फिर भी आप उसको समझ जाते हो। लेकिन जो पेपर 2 है, पेपर 2 में क्या है? क्वेश्चन का डिमांड जो ये होता है पेपर का, कि सबसे पहले तो आप पेपर को समझें कि एक्चुअली इसमें चाहता क्या है। जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो एग्जामिनर हैं, जो उन्होंने क्वेश्चन सेट किया है, तो वो पहले ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है, वो पेपर को पहले समझे। उस चीज को समझने के बाद जो है उसको लिखे। अब लिखने के लिए हर पार्ट के अलग अलग डिमांड होते हैं। अब पेपर 1 में क्या, पेपर 2 में आपके पास क्या है? 4 ऐसे लिखने हैं, 6 में से 4 लिखने हैं, 4 आउट ऑफ 6 ऐसे। ऐसे में ही सिर्फ आपके पास चॉइस है, दोनों चॉइस आपके पास है कि वन, कि इसमें 6 में से 4 टॉपिक को लिखना है। और प्लस ये है कि आपके पास लैंग्वेज की चॉइस है, इधर आप हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हो या इंग्लिश में सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अदर पार्ट्स जो हैं, उन अदर पार्ट्स में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ओनली इंग्लिश में। वोट एवर मीडियम आपका है, इधर इंग्लिश हो या हिंदी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको बेसिक इंग्लिश जानना होगा, तभी आप कर पाओगे। देयर आर मेनी कैंडिडेट्स एवरी टाइम कि सर माई इंग्लिश इज नॉट गुड, तो क्या मैं सिर्फ ऐसे में 60 ले आ सकता हूँ? मैं बोला डियर, लेने का तो 80 भी आप ले सकते हो, ला सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं किसी को जानता हूं ना कि इतना कोई टैलेंटेड हो। चाहती वो कोई भी बंदा 80 में से 60 ला सकता है, तो आप इंग्लिश भी उतना कर सकते हो। आपने 10th लेवल तक एटलीस्ट हर किसी ने बेसिक इंग्लिश पढ़ी है। आपने टेंस जरूर पढ़ा होगा, टेंस से ने आपको जरूर टेंशन दिया होगा। तो चीजों को समझो, चीजों को एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझो, और जो पूछ रहा है उसके आधार पे हमें जवाब देने होते हैं। अब मान के चलो कि जो एग्जाम है ये, तो इसमें हर ईयर के, पास्ट ईयर के पेपर को यदि देखो, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो ऑब्वियसली वो भी ओपन में हम कर देंगे, और उसमें सपोज 22 के पेपर को हम एनालिसिस करेंगे, पेपर को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में पेपर का डिमांड क्या है। ये जो पेपर पूछा है उनका डिमांड क्या है, उनको पहले समझना है। इनफैक्ट आपको लास्ट 5 इयर्स के एटलीस्ट पेपर को समझना चाहिए, और फिर आप जब लिखते हो, टेस्ट वगैरह लिखते हो, फीडबैक आपको मिलता है, तब आपको पता चलता है कि क्या हम चीजों को मिस कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम 10th में थे, 8th में थे, 9th में थे, उस समय भी आपको ऐसे लिखने के लिए आता था। लेकिन तब का जो ऐसे होता था वो डिमांड सिंपल होता था। गाय पे लेख, मैं समझता हूँ ऐसे ऑन काउ एवरीवन हैज रिटन। महात्मा गांधी पे लिखना होता था, इंडिया पे लिखना होता था, जवाहरलाल नेहरू पे लिखना होता था। ठीक है, तो या अपना, अपने राज्य के बारे में, या कोई आपके पर्सन है उसके बारे में, या किसान के बारे में लिखना है, तो वो सिंपल ऐसे होता था। सपोज महात्मा गांधी पे ऐसे बोल दिया, तो वो महात्मा गांधी पे नहीं, अब सिर्फ महात्मा गांधी पे लिखना है। अब महात्मा गांधी पे आएगा तो उसके डिफरेंट डायमेंशंस हो जाएगा। ये अब मान के चलो कि महात्मा गांधी पर ही लो, तो महात्मा गांधी, अब ये लिखोगे कि इसमें आज के डेट में क्या ऐसे आ सकता है? सपोज कि 21st सेंचुरी में, व्हेन एवरीवन इज मैड अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग, यूटिलिटी ऑफ महात्मा गांधी। या फिर आज जब थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल में आ गया है, तो क्या गांधीयन ड्रीम्स फुलफिल हुआ है? या पंचायती व्यवस्था
क्या गांधीयन प्रिंसिपल के आधार पे, अकॉर्डिंग टू गांधीयन प्रिंसिपल को वर्क कर रहा है? ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। काउ पे आपके गाय पे ऐसे लिखने आ रहे थे, तो वो आएंगे। मान के चलो कि काउ इज नॉट जस्ट ए सिंबल ऑफ रिलीजन और फेथ, इट इज अ इकोनॉमिक पावर, तो ये कर सकते हो। या काउ इज नॉट इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर मिल्क, इट इज हैविंग मच मोर इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। इस टाइप के चीजों को आपको लिखने के लिए आ सकता है, आता है, मान के चलो। अब एक इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपको आते हैं, वीमेन पे आते हैं, तो सिंपल ये नहीं आएगा कि मदर पे लेख लिखना है। आप तो पहले मदर पे लेख, लेकिन आज विमेन के लार्जर कंटेक्स्ट में आएगा। आज महिलाएं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उस आधार पे आएगा। तो अभी जो है वो डायमेंशन ब्रॉड हो गया है, तो उसको डिमांड को आप समझोगे। जो पेपर है उनके डिमांड को आप जब समझते हो, तब उसको फिर कवर कर पाते हो। तो इसमें जो सिलेबस है उसमें हम पूरी चीजों को डिस्कस करेंगे, चीजों को समझाने की कोशिश। एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा बोलता हूँ हम्बली कि मैं नहीं आपको क्वालिफाई कराऊंगा। क्वालिफाई आप अपने ये क्षमता पे करोगे, आप अपनी मेहनत के आधार पे करोगे, आप कितना डिवोशन दे रहे हो उसके आधार पे करोगे। मैं आपको पाथ दिखाऊंगा, गाइड आपको करूंगा कि इस रास्ते पे इस ढंग से चलो, जो कुछ गलती ये कर रहे हो इसको इंप्रूव करो, आप ये जो राइटिंग लिख रहे हो इसमें इंप्रूव करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आप ये सोचोगे कि मेरे कारण या किसी और टीचर के कारण, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आप हमसे जुड़िए और पेपर 2 में 130 नंबर लाइए, तो ऑब्वियसली आप उनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप कितने मार्क्स लाओगे, आपका सिलेक्शन होगा या ना होगा, ये आप पर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको मैं पहले ही बोलता हूँ कि यस डियर, अब आपकी राइटिंग या आपका जो प्रिपरेशन इस स्टैंडर्ड में पहुंच गया है कि रैंक आपका व्हाटसोएवर होगा, लेकिन आप सिलेक्शन लोगे। इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, अभी कुछ पाइपलाइन में हैं, फाइनल टर्म नहीं हुए हैं, बहुत लोग फाइनल में आ गए हैं, ट्रेनिंग कर लिए हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जब मुझे लगता है कुछ कैंडिडेट्स, या मुझे ही नहीं लगता, हर जो भी टीचर है, मेंटोर हैं, तो एक स्टूडेंट जो है उस स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है, तो फिर लगने लगता है कि यस, जो है हम अब पहुंच गए। तो सबसे पहले जो आपके ये पेपर है, तो उसका डिमांड क्या है? क्या आपको 4 ऐसे लिखने हैं, 6 आउट ऑफ 4? उसमें से आप चूज कर सकते हो या एलिमिनेट कर सकते हो, दो चीजें हैं। थोड़ी देर के लिए मानो कि कुछ टॉपिक, सपोज 2 टॉपिक्स इजी है। अब 2 टॉपिक्स आपके इजी में पूछे गए हैं, ओके, तो उस इजी टॉपिक में आपने 6 में से सेलेक्ट कर लिया। अब बच रहे हैं रिमेनिंग 4, और वो 4 आर नॉट इजी, ओके, दे आर नॉट इजी। अब इसमें क्या करना है? अब ये चार के चारों डिफिकल्ट हैं, तो इसमें जो मोर डिफिकल्ट है आप उसको एलिमिनेट कर दो। तो इधर कुछ को हम सिलेक्शन राउंड से कर लेंगे और कुछ को एलिमिनेशन राउंड से, कि हम उन क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर देंगे। ये सिचुएशन हो सकता है। लेकिन जो अदर कंपोनेंट्स है वो ओनली आपके, सपोज 2 इसमें आर्गुमेंट राइटिंग होते हैं, 2 आपके रिपोर्ट राइटिंग होते हैं, फिर आपका 1 आरसी होता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है, 1 प्रेसी होता है। फिर ग्रामर में यदि देखो तो 25 मार्क्स के, ये देखो एसे का आपका 4 इंटू 20 यानी 80 मार्क्स के एसे। आर्गुमेंट 2 इंटू 20, तो 2 इंटू 20 आपके 40 मार्क्स के हो गए। सो रिपोर्ट हो गए 2 इंटू आपके 10 हो गए, तो 20 मार्क्स के हो गए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपके 1 इंटू 20 यानी 20 मार्क्स के हो गए। जो प्रेसी है 1 इंटू 15, तो आपके 15 मार्क्स हो गए। तो ये आप करोगे तो 175 हो गए। और 25 ग्रामर, ग्रामर में भी अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 3 कंपोनेंट्स में। 1 जो कंपोनेंट है प्योर आपके ग्रामर वाले पार्ट में, जिसमें आइदर आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, समटाइम फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ता है। और एक जो 5 मार्क्स के अभी जो आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, उसको सेंटेंस को करेक्शन करना है, तो ये भी ग्रामर का, यानी कि इसमें प्योर 15 मार्क्स जो है वो ग्रामर है इस 25 में। लेकिन जो 10 मार्क्स हैं, यानी कि जो 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बी जो अभी के फॉर्मेट में है, तो उसमें क्या होता है, कुछ टाइम में पहले देखोगे, इधर आपको प्लूरल बनाना होता था, या एंटोनिम्स लिखना होता था, या मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना होता था, और उसको फिर सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता था। लेकिन अभी जो आ रहा है, तो उसमें सेंटेंस आपको
इधर वर्ड्स दिए हुए हैं या फिर फ्रेजेस दिए हुए हैं या इडियम्स दिए हुए हैं और उनको सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आपके 10 मार्क्स के, तो टोटल 200। अब 200 में यदि आप मार्क्स देखो तो कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, इनफैक्ट कुछ ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं जो कि पहले, जैसे आप प्रभात कुमार सिंह को देखो, 2019 में उनका 119 रैंक आया, लेकिन 2018 बैच, जबकि 2018 में सिलेक्शन रिलेटिवली इजी था क्योंकि सीट हाईएस्ट इधर कपल ऑफ ईयर से, इनफैक्ट लास्ट 10 प्लस ईयर्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी 2018। उनका बिलीव नहीं करोगे, पेपर 2 में 49 मार्क्स आया, 49 मार्क्स आया, लेकिन वो उस चीज को रियलाइज किया उन्होंने कि मिस्टेक्स जो भी हुआ लास्ट टाइम, फिर वो सही किए और उनका सिलेक्शन हुआ और वो उनको 119 रैंक आया। तो आप इंप्रूव कर सकते हो, आपके पास इंप्रूवमेंट की एम्पल अपॉर्चुनिटी, लेकिन कहीं भी आप उस चीज को ट्राई करो। लिखने की प्रैक्टिस, मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप आज, हम जिस इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में है, जिस माहौल में है, तो आपके पास चीजें फ्री में हर चीज उपलब्ध है, लेकिन एक चीज मानो, कोई भी पर्सनल अटेंशन जो है वो फ्री में आपको नहीं, कुछ एक्सेप्शंस में मिलते हैं, ऐसा नहीं है। हमने भी किया, हमने भी बहुत सारे टाइम किया, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में कोई भी नहीं कर रहा। जो भी, सपोज कोई भी है कि सपोज बोलेंगे कि 500 में पूरा पेपर पढ़िए, डियर 500 में क्लासेस दिए जा सकते हैं, पर्सनल अटेंशन नहीं दिया जा सकता। मैं चार्ज कर रहा हूँ पर्सनल अटेंशन देने के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं बोलेंगे 100 रुपी में हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, लेकिन आप उनसे बोलो कि सर एक बार आपसे बात कर सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके टाइम का कीमत आपका, क्योंकि वो ब्रांड अपना क्रिएट किए हुए हैं। तो जो मास स्केल होता है उसमें लेक्चर क्या है, एक पढ़ो या 1 लाख पढ़ो, सिर्फ लेक्चर देना है, तो 1 करो या 1 लाख करो, कोई फर्क नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओपन में वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप 100 देखो या 10,000 देखो, कोई तो इसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेस नहीं लगाने पड़ते। लेकिन एक आदमी का या 100 आदमी का कॉपी चेक करना और 1 लाख का कॉपी चेक करना कोई पॉसिबल नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा लोगों को। तो ये यहाँ डिफरेंस होता है, इन चीजों को आपको समझना। तो जो भी आपके, जैसे किसी को लगता है कि हमारे कोई भी सीनियर हैं या कोई भी मेंटोर हैं, बस फ्री में कॉपी अपना चेक कर रहे हैं, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिलीव मी, आप उनसे एकदम उनके चरण स्पर्श करो और वर्क स्टार्ट करो। और यदि नहीं लगता है तो फिर आपको कहीं ज्वाइन करना चाहिए, आपको कहीं पे करना चाहिए और उस आधार पे आपको वर्क करना चाहिए। तो जो ये 2022 में जो पेपर आया है, उसका एनालिसिस हम नेक्स्ट वाले में करेंगे। ऑब्वियसली वो भी ओपन में रहेगा, ताकि आप रियल पेपर को, ऑब्वियसली आपने देखा है, लेकिन उस पेपर को किस ढंग से समझना है, क्या पेपर का डिमांड है, ये चीज मैं एक्सप्लेन करूँ। आज सबसे पहले हम, सपोज ये फर्स्ट लेक्चर है, तो ऑब्वियसली है सिलेबस के बारे में हम चीजों को बताएंगे। तो जो आपका बहुत सारी चीजों को प्रॉपर डिकोड नहीं किया हुआ है, जैसे आप सीएससी का मेंस का पेपर देखोगे तो बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिफाइंड है कि हाँ, ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइदर जीएस हो या फिर जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है। लेकिन ऐसे वगैरह में स्पेसिफिक डिकोडेड नहीं होता है कि ये पूछा जाएगा। इन ओवरव्यू जनरल एग्रीगेट दिया हुआ रहता है। तो जो इसका पेपर का क्या नाम है, जनरल स्टडीज एसे एंड कम्प्रीहेंशन, ये आपका है। तो इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन पार्ट ए में, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी, देखो पार्ट ए में क्या है, आपके पास चॉइस है, आप इधर हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो, तो दोनों लैंग्वेज के बीच आपका चॉइस है। लेकिन जो पार्ट बी है वो ओनली आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म, ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। The indicative topics are modern Indian history, especially of the freedom struggle. For example, महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन, जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन, या अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन, या सुभाष चंद्र बोस आज के डेट में रिलेवेंट हो रही, या स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं किस ढंग से पार्टिसिपेट की, इधर उषा मेहता हो, फिर हमारे नलिनी सेनगुप्ता हों, सरोजिनी नायडू हों, एनी बेसेंट हों, कस्तूरबा गांधी हों, कमला नेहरू हों, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तो मैं भी उनके ऊपर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मार्च मंथ में ही लास्ट 1 वीक पहले हमने विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया।
तो ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। फिर है ज्योग्राफी। अब फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन यूज टू से कि ज्योग्राफी रूल्स द वर्ल्ड, कि जिनके पास ज्योग्राफी का नॉलेज है, जो ज्योग्राफी को बेटर तरीके से समझ सकते हैं, जो ज्योग्राफी को सही तरीके से समझ सकते हैं, तो वो रूल करेगा। नेक्स्ट आपका है पॉलिटी एंड इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में सपोज लो जुडिशियरी, तो जुडिशियरी हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी हमारे यहाँ भी सेपरेट है, लेकिन कुछ जो है कम्बिनेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है। जैसे जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, यानी एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं, वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं, यदि नहीं है तो उन्हें 6 मंथ के विद इन होना। तो पॉलिटी किस ढंग से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, या जजेस का अपॉइंटमेंट हो, या फिर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, या पॉलिटिकल पार्टीज हो, बहुत सारी चीजें हैं। फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी हर बार आपसे क्वेश्चन, पॉलिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या है, आप इंटरनल सिक्योरिटी में जा रहे हो, आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, तो आप क्या है सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। इंटरनल सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट उस चेन में आप पिलर हो गए, तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जानना है। अब सिक्योरिटी का मतलब भी है इवोल्व हो रहा है। 1950 के डिकेड में देखोगे और आज के डिकेड में देखोगे, तो आज टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। जो पहले क्या था, आप एंशियंट टाइम से देखो, तो जो थल सेना था, यानी कि जो पैदल सेना, हाथी, घोड़े पर, रथ पे, ये महत्वपूर्ण थे। कभी आप महाभारत को देखो, क्या वो पानी में लड़ाई हो रहा है? नहीं। कहाँ हो रहा है कि यदि युद्ध करना है तो चलो कुरुक्षेत्र के मैदान में। आप इतिहास में ही देखो, पानीपत की लड़ाई, 3 लड़ाइयां 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर। दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच। तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इन जनरल इंडिया में देखोगे मेजोरिटी ऑफ फाइट्स जो हुए हैं, फाइट कहाँ हो रहे थे? वो लैंड में। लेकिन जब यूरोपियन पावर आने लगे, तो वो फाइट कहाँ, अब वो फाइट जो है वो आपके वाटर बेज में भी होने लगे। ब्रिटिश क्यों आगे आए, ब्रिटिश क्यों सुप्रीम थे? क्योंकि उनका चारों तरफ तो समुद्र है, समुद्र में तो आप पावरफुल हो गए, पोर्टुगीज हो गए, स्पेन हो गए, ये सब क्या है, धीरे धीरे करके सी पावर वो होने लगे। और इसी वजह से देखोगे कि मुगल एम्पायर, मुगल माइटी एम्पायर को भी यदि ब्रिटिशर्स ने, फॉरेनर ने झुकाया, तो कहीं ना कहीं उनकी सुप्रीमेसी थी वाटर, तो वाटरवेज आया। फिर देखोगे कि 20th सेंचुरी जब आता है, तो फिर जो आपका वायु, एयर एयर सर्विसेज, वो फाइट स्टार्ट होता है। फिर फोर्थ डायमेंशन स्पेस, न्यूक्लियर, एंटी टैंक माइंस, मिसाइल, आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, लेजर गाइडेड मिसाइल, and third generation fighter plane, fourth generation, 4.5 generation, fifth generation, और साइबर स्पेस। तो चीजें चेंज हो रही है, तो आपको ये सारी चीजों के बारे में थोड़े थोड़े जानना। वो वैक्यूम में आप नहीं जानोगे। आप जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, न्यूज़पेपर डेली आप वर्क करते हो, तो डेफिनेटली है उससे आपको फायदा हो। फिर आपका ह्यूमन राइट्स इश्यूज, कहीं भी जो वीमेन है, चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके पावर, जो वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो खुद से अपनी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टेट, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो हमें ह्यूमन राइट्स हैं। अब भोजन मिलना, ये सबका ह्यूमन राइट है, भले कोई आदमी अर्न कर रहा हो या ना कर रहा हो। इसी वजह से देखो कोविड-19 में जो गवर्नमेंट ने वो क्या है, फ्री राशन प्रोवाइड किया। और एनालिटिकल एबिलिटी, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रू ट्रूथ ट्रियम्फ्स एट लास्ट। ठीक है। फिर अब बहुत सारी चीजें है कि इफ iron rusts, what is, what we can say about, sorry, if gold rusts, what we can say about iron, or it is not important to conquer 1,000 battle, but it is better to conquer yourself, or better to understand yourself, or anything. So in fact UPSC CSC, if you see,
then in recent year more and more topics are asking about philosophical. ऐसे में क्या है, ऐसे की ब्यूटी देखोगे कि ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या है, आपके पास लिटिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब किसी चीज को क्लोज एंडेड कर दें, किसी डायमेंशन में रखना है, तो वो डायमेंशन आप यदि नहीं जानते हो उस पर आप नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लो ना कि जीएस में एक क्वेश्चन एरिलोपैथी आया। अब यदि आप एरिलोपैथी जानते हो तो लिखोगे, यदि नहीं जानते हो तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स ही होते हैं जिसमें कोई ये भी नहीं कर सकता है कि हम जीरो जान रहे हैं, और कोई ये भी नहीं कर सकता है कि हम परफेक्ट जान रहे हैं। जब आप सीएससी का खास करके ऐसे टॉपिक्स देखोगे तो माय ओन एक्सपीरियंस टू राइट द मेंस, तो मैं उसमें देखता हूँ, सोचता हूँ, अभी भी सोचता हूँ कि रियली मैं क्या उस टॉपिक को समझ पाया था जो क्वेश्चन पूछा गया था। हाइवर लिखा, मार्क्स मिला, लेकिन मार्क्स एक्सेलेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन खराब भी नहीं कर सकते हैं, सम्मानित मार्क्स मिला। लेकिन आज भी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं वो टॉपिक प्रॉपर कंप्रीहेंड कर पा रहा था। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन आपके जो ऐसे हैं वो जस्ट 300 वर्ड्स के हैं। जो सीएससी के ऐसे होते हैं तो जस्ट 2 ऐसे आपको 3 आवर्स में लिखने हैं। लेकिन आपके पास कितने हैं? 4 ऐसे, 2 आर्गुमेंट, 2 रिपोर्ट, 1 प्रेसी, 1 आरसी, ग्रामर। तो बहुत सारी चीजें लिखने होते हैं। तो आप इतना उस टाइप के एनालिटिकल नहीं देंगे, क्योंकि उस टाइप के एनालिटिकल टॉपिक्स को समझने में, कंप्रीहेंड करने में हमारा अच्छा खासा टाइम चला जाता है। तो आपके जो टॉपिक्स होंगे वो इस ढंग से होंगे कि आप उसको समझ सकते हो, उसको लिख सकते हो। जब 2012, मैं पहले भी इस चीज को बता चुका हूँ, और जो नए हैं ऑब्वियसली है, मान के चलो कोई भी नए वीडियोज बनते हैं, हर साल नए नए कैंडिडेट्स जुड़ते रहते हैं। 2012 और 2013 दोनों ईयर में मैंने एग्जाम दिया। 2012 वाला जो पेपर था उसमें 1 ऐसे था। 1 ऐसे आपको 800 वर्ड्स में लिखने थे। तो 800 वर्ड्स में जब ऐसे लिख रहे हो और प्लस माइनस आपको, तो मुझे उस एग्जाम का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। मैं जस्ट फॉर्म भर दिया था तो गया, ऑब्वियसली मैंने रिटन क्वालिफाई किया, और रिटन में मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे कि मैं शायद उस साल ही इंटरव्यू में जाता तो मेरे सिलेक्शन उसी साल हो जाते। लेकिन ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजन मैं इंटरव्यू में नहीं गया, जा पाया। फिर 2013 में देखोगे कि चेंज हो गया और वो 4 ऐसे आने लगा। तो 800 वर्ड्स, या उसके पहले यदि देखो तो 2009-10 ये सब में देखोगे तो 600 वर्ड्स के ऐसे आते थे। इनफैक्ट इनिशियली जो जब यूपीएससी कंडक्ट करवाने लगी थी तो 150 मार्क्स के टोटल पेपर होते थे, जिसमें आपका जैसे आज जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हो वो तब 50 मार्क्स का हुआ करता था। तो हर एग्जाम जो है विद टाइम पासेस इवोल्व होते रहता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब देखो, जो ऐसे हैं उनकी डिमांड अलग है, जो आर्गुमेंट राइटिंग है उनकी डिमांड्स अलग है, जो आपके ये रिपोर्ट राइटिंग देखोगे कि ऐसे और रिपोर्ट लगेगा कि आपका बहुत सारी सिमिलरिटी है। लेकिन जब उसको गहरे में एनालिसिस करोगे, जब उनको प्रॉपर तरीका से देखोगे, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। यस, ऐसे में डिफरेंस, आर्गुमेंट में डिफरेंस है, और रिपोर्ट में डिफरेंस है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं कैंडिडेट्स को बोलता हूं कि होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करो। किसी ऐसे टॉपिक को देखते हो तो सिर्फ ये ना देखो कि इस पर ऐसे ही पूछा जाएगा, इस पर आर्गुमेंट भी पूछा जा सकता है, इस पर रिपोर्ट भी पूछा जा सकता है। तो जो रिपोर्ट है, ऐसे है और आर्गुमेंट है, उसकी डिमांड अलग अलग। यदि रिपोर्ट भी ऐसे हुआ करता तो फिर अलग से रिपोर्ट देने की क्या जरूरत थी। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आर्गुमेंट राइटिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, जो इंट्रो है और कंक्लूजन पे। डियर बिलीव मी कि यदि इंट्रो और कंक्लूजन उसी सेंस में लिखते हो जिस सेंस में आप ऐसे लिख रहे हो, तो फिर ऐसे का क्या इंपॉर्टेंस और डिफरेंस क्या होगा। आर्गुमेंट का डिमांड अलग है। इनफैक्ट जैसे मैं 2011 और 2012 के बाद यदि देखो तो आर्गुमेंट राइटिंग 75 वर्ड्स में आते थे। आपको लगता है 75 वर्ड्स के आर्गुमेंट में आप इंट्रो और कंक्लूजन लिखोगे? वहां सिर्फ पॉइंट लिखना था कि आप पॉइंट लिखो। अभी आपके पास जो है फिर 2013 से देखोगे तो 300 वर्ड्स में अप्रॉक्स आर्गुमेंट पूछते थे। आज के डेट में 300 वर्ड्स को हटा दिए हैं।
लेकिन इन जनरल जो है 1 ऐसे में आपको 3 पेज मिलता है और आर्गुमेंट में भी आपको 3 पेजेस मिलते हैं, एक आर्गुमेंट के लिए और एक ऐसे के लिए 300 पेजेस, तो इसका मतलब मोर और लेस 300 वर्ड्स में इसमें भी लिखना है। जो आपके रिपोर्ट राइटिंग है, एवरी रिपोर्ट राइटिंग के लिए 2 पेजेस ईच मिलते हैं। तो उन चीजों को समझना है और इसमें हम वही सारी चीजों को समझाएंगे आपको। अब जो पार्ट बी है, पार्ट बी आपका 120 मार्क्स का है, तो ओनली आपको इसमें इंग्लिश में लिखना है। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव बट यू हैव टू राइट ओनली इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंप्रहेंशन है 20 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग में एक और चैलेंज क्या होता है कि प्रेसी राइटिंग में आपको जो है बॉक्स फॉर्मेट में लिखना होता है। अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, तो 120 मार्क्स के हैं। The topics are comprehension passage, précis writing, developing counter argument, report writing, simple grammar, and other aspects of language testing. तो ये पार्ट बी है, वो आपका देखो, जो पार्ट ए है, पार्ट ए स्पेसिफिक आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि किसी चीज के प्रति, किसी टॉपिक के प्रति आपकी क्या कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, आप उन टॉपिक को प्रॉपर तरीका से समझ पा रहे हैं या नहीं। लेकिन जो पार्ट बी है, उसमें नॉलेज के साथ साथ आपको लैंग्वेज इफिशियंसी भी चेक किया जाता है। जब आप एक ऑफिसर होते हो तो बहुत सारे कम्युनिकेशंस आपको करने पड़ते हैं। कुछ आपके आईपीएस ऑफिसर होंगे, उनके साथ वर्क करना पड़ेगा, कुछ आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से वर्क करना पड़ेगा, सम टाइम आपको फॉरेन सॉइल पे भी जाना पड़ता है। जैसे आप जो पीस कीपिंग मिशन में जाते हो, सपोज यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में आपको सूडान भेज दिया गया, लाइबेरिया भेज दिया गया, सोमालिया भेज दिया गया, तो ऐसे टाइम में आपको लैंग्वेज जानना, ऐसे आप कमांडर होने जा रहे हो, आप ऑफिसर, आप एंट्री लेवल के गेस्ट ऑफिसर हो। यदि देखा जाए तो बेसिक पे जो है एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर की जो बेसिक पे है वही आपके पास है। तो हमको लैंग्वेज में इस लेवल का नहीं चाहिए कि हम एकदम एक, अब जैसे देखो, जो कोई एडिटर है न्यूज़पेपर के, अब वो जब लिखते हैं तो वो बहुत एफिशिएंट है क्योंकि उनकी ड्यूटी ही वही है। अब कोई द हिंदू में लिख रहे हैं, उसके कोई एडिटर हैं, सब एडिटर हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, या कोई ऐसे पर्सन हैं जो वहाँ आर्टिकल लिख रहे हैं, तो डियर वहाँ आर्टिकल जो लिख रहे हैं उनका डेडिकेटेड प्रोफेशन है। आपको सारी चीज पढ़ना है। हो सकता है कि जो न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स का आर्टिकल लिख रहे हैं उन्हें टोकामैक डिजाइन के बारे में नहीं पता है, उन्हें हो सकता है न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन के बारे में ज्यादा आइडिया ना हो, सेल के बारे में बहुत आइडिया ना हो, या फिर ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारा आइडिया ना हो। वो इकोनॉमिक्स पे लिख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स पे उनका कमांड है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शायद नहीं जान रहे, लेकिन आपको क्या है, 1 ईयर 2 ईयर्स की जो प्रिपरेशन आप करते हो, आपको सारे सब्जेक्ट्स जानने होते हैं, तो आप उस लेवल का नहीं लिखोगे। लेकिन एक 10th लेवल का बंदा जो है, वो जो 10th में जो पढ़ा हुआ है आपने, उसके आधार पे तो आप उस लेवल का लिख सकते हो। तो ये आपके है। अब जब भी हम ग्रामर के सिलेबस को देखते हैं, तो जो कपल ऑफ इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस आधार पे हमने इन चीजों को देखो। इसमें कुछ जो है बेसिक्स, ग्रामर को दो तरीके से आपको देखना है। एक तरीका ये है कि प्योर जो ग्रामर में आते हैं, जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जो एक्चुअल में देखा जाए तो 25 है, लेकिन एक्चुअल में जो 15 मार्क्स के ये हैं ग्रामर, क्योंकि जो 10 मार्क्स और प्लस 5 मार्क्स जो आपके करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन वाले होते हैं, प्योर ग्रामर के सेंस में हम देखें तो वही है। और बाकी जो क्या है, दो 10 नंबर का है, वो वर्ड पावर आपके पास कितनी अच्छी है, आप जो फ्रेज है, वर्ड मीनिंग है, या फिर इडियम्स है, उन चीजों को कितना अच्छा तरीके से को याद किए हो, कुछ कुछ को देखे हो। लेकिन ये ग्रामर का दूसरा रोल क्या है कि आप सेंटेंस कोई भी, आप सपोज इंग्लिश मीडियम के हो, तो ऐसे आप हिंदी में इंग्लिश में लिख रहे हो, तो वहां भी सेंटेंस फॉर्मेशन आपको चाहिए। और या हिंदी मीडियम के हो, लेकिन जो अदर पार्ट्स हैं, आपको आर्गुमेंट लिखना है, आपको रिपोर्ट लिखना है, आपको प्रेसी लिखना है, आपको आर्ची सोल्व करना है, वहां भी तो ग्रामर चाहिए। तो सबसे बुनियादी जरूरत जो है क्या है, टेंस है। टेंस आपको सबसे अधिक टेंशन देता है, तो टेंस को सबसे जरूरी आपका है कि टेंस पर आप वर्क करें। तो टेंस यदि आप जानते हैं अच्छे तरीके से, मैं समझता हूं कि जिसे कुछ भी नहीं पता हो, जो बहुत सारी चीजों को नहीं समझ रहे हैं, तो टेंस से आप स्टार्ट करें। टेंस में सबसे सिंपल है आपका, और वो भी टेंस में प्रेजेंट टेंस में जरूरी यूज जो होते हैं प्रेजेंट टेंस, फिर प्लस पास्ट और फ्यूचर आपको देखना।
नेक्स्ट आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपका 8 है। 8 में से सारे को आपको डिटेल में नहीं जाना है। देखो एक्चुअल में क्या है, नाउन आपको जानना ही है, प्रोनाउन आपको जानना है, फिर आपका प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज ना प्रीपोजिशन के बिना आप कोई लॉन्ग सेंटेंस लिख ही नहीं सकते हो। लॉन्ग सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं होता है तो वो उसकी ब्यूटी नहीं होगी। तो प्रीपोजिशन आपको इंपॉर्टेंट है। वर्ब, वर्ब के बिना जो है हम सेंटेंस को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। कोई भी सिंपलेस्ट सेंटेंस भी है तो उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब तो कम से कम होगा। जैसे आई स्टडी, आई रीड, आई एम, सिंपल आई एम भी यदि बोलते हो तो आई तो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन एम तो क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से ये आपके जो 8 में से ये 5 आपके जो इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन, इसलिए आपको जानना ऑल 8 है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि हम पूरे 8 को नहीं जानेंगे, आपको जानना ये सारा है, लेकिन जो आपको वर्क करना है ये 5 पे मेन करना है। देखो प्रीपोजिशन जो है वो टू और मोर वर्ड्स के बीच जो है रिलेशन स्टेब्लिश करता है, वो जो है संबंध स्थापित करता है। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब है पहले, पोजीशन यानी कि नाउन के पहले जो इनका स्थान आता। वर्ब, वर्ब के बिना ऑब्वियसली आप सेंटेंस को, अब प्रोनाउन, प्रोनाउन में आजकल कभी कभी आ रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ आप फील करो तो वो प्रोनाउन ही ये है। फिर आपका जो नाउन है वो आपका इंपॉर्टेंट ही है। कंजंक्शन, कंजंक्शन जो क्या है कि समटाइम सेंटेंस आपको ऐड करने के लिए, टू और मोर सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए तो कंजंक्शन होगा। अब सिंटैक्स, तो देखो जब आपने वर्ब पढ़ लिया तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि इसमें एसएसपीपी आपको मेनली वर्क करना होता है। एसएसपीपी यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इनफैक्ट इंटायर सिंटैक्स जो है इसी पे बेस्ड है, लेकिन उसके साथ उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको ये जानना है। फिर आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव, तो कुछ जो नए स्टूडेंट होते हैं जब टेस्ट वगैरह लिखते हैं तो उसको अफर्मेटिव है, जैसे कि आई एम ऑनेस्ट, तो उसको बना देते हैं आई एम नॉट ऑनेस्ट, तो नहीं, सिंपल वो नहीं होता, आपको मीनिंग चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो आई एम ऑनेस्ट तो आई एम नॉट डी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अफर्मेटिव से निगेटिव एंड वाइस वर्सा मींस निगेटिव से अफर्मेटिव, फिर असर्टिव से इंट्रोगेटिव एंड वाइस वर्सा, और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। जनरली ये तीन और तीन, तीन को ये करोगे तो तीन, थ्री इंटू ये 2 6 हो गए, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपके डिग्री, डिग्री में पूछे जाते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेनली पूछे जाते हैं। देखो जो डिग्री एज सच जो नॉर्मल है उसको तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में जरूरत होगा, लेकिन ग्रामर वाला पार्ट में क्या होगा कि सेंटेंस को वन से अदर में ये कन्वर्ट करना है, यानी कि अफर्मेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है उसको कंपैरेटिव में बनाना है, कंपैरेटिव है उसको सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव इसको बनाना है, इसमें 3 into 6 इसमें भी होगा। फिर आपका जो है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, मैं समझता हूँ पूरे ग्रामर में थोड़ा सा ये पार्ट जो है एक वो टफ में से है। फिर क्वेश्चन टैग होता है। फिर आपका रिमूव टू है, रिमूव टू का मतलब है रिमूव टू को हटाना है, ठीक है ना। टू का मतलब क्या होता है, कोई भी एक तरह से निगेटिव सेंस में होता है कि फॉर एग्जांपल सी इज टू टॉल, तो सी इज टू टॉल का मतलब है कि वो इतनी लंबी है जितना नहीं होना चाहिए, तो टू को हटा दो तो सी इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर, या ठीक है, जो भी उस ढंग से है। फिर आपका वॉइस है, वॉइस में क्या है, एक्टिव और पैसिव एंड वाइस वर्सा, एक्टिव से पैसिव बनाना है, पैसिव से एक्टिव। जो एक्टिव और पैसिव क्या है कि एक्टिव यानी कि वर्ब जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, जैसे आई रोड दिस लेटर, और एक ये हम बोलते हैं कि अ लेटर वाज रिटन बाय मी, तो लेटर को वहां हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वहां सब्जेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग रोल में नहीं है, लेकिन एक्टिव वॉइस जो है वो वहां सब्जेक्ट जो है डोमिनेटिंग में है। फिर आपका नरेशन है, डायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड वाइस वर्सा, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना है। फिर आर्टिकल है, या इसको फिर डिटर्मिनांट भी कह सकते हो आगे, क्योंकि जो आर्टिकल है तो डिटर्मिनांट के पार्ट है, तो डिटर्मिनांट में ए एंड दी और सारी चीजों को करना है। इम्फेटिक सेंटेंस को यानी कि सेंटेंस पे स्ट्रेस देना है। तो ये मेजोरिटी देखा जाए तो ये एक्चुअल में प्योर ग्रामर के, ये इसी से क्वेश्चंस घुमा फिरा करके आपको पूछे जाते हैं। अब इसी को यदि देखोगे तो इसको और यदि हम इलाबोरेट करेंगे तो और चीजें इलाबोरेट हो जाएगी, लेकिन मेजोरिटी जो है ये है। कुछ और जो है जैसे ये यहाँ वर्ड पावर यहाँ मेन मायने रखता है। अब देखो इसमें से क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना,
तो अभी आज की डेट में ये नहीं पूछ रहा है। लेकिन जो आप सेंटेंस लिखते हो, जो आपके सपोज आप आर्गुमेंट लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, तो इन चीजों में आपका वो जरूरत होता है, तो उसमें से आपको जानना चाहिए। फिर होमोनिम्स, होमोनिम्स में क्या होता है कि इधर उनका मीनिंग सिमिलर हो या प्रोनाउंसिएशन सिमिलर हो, तो उसको होमोनिम्स। फिर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स किसी शब्द का जो है सेम मीनिंग का डिफरेंट शब्द को लिखना है। एंटोनिम्स उसके अपोजिट में लिखना है। ये मोर और लेस सारे एग्जाम्स में जरूरत होता है, लेकिन जो आप सेंटेंस लिख रहे हो तो उसमें जरूरत होता है। फिर फ्रेज एंड मीनिंग प्रोवर्ब, ये तो आपको हर हाल में करना ही है। फिर आपका ये देखो, ये दोनों भी फिर ग्रामर का ही पार्ट है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर और सेंटेंस करेक्शन। ये सेंटेंस करेक्शन अभी 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और फिर सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो कंबाइनिंग सेंटेंसेस को भी ये करना है। ओके, सो ये मोटा मोटी तौर पे ये आपके सिलेबस में रहे। अब बुक्स की बात, तो जैसा अभी आपने कुछ दिन पहले सो निधि के 2 वीडियोस अपलोड किए गए, उनसे कम्युनिकेशन से जो 2020 में जिन्हें सीआईएसएफ मिला 132 रैंक उनका था। तो देखो कि जो पहला वीडियो उनका था कि ऑल अबाउट एग्जाम के उनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जो हमने, तो उसमें हमने ये प्रश्न पूछा था कि क्या बुक्स जरूरी है, तो उन्होंने बोला कि रेन मार्टिन हाउएवर हमने लिया। ये मैं लंबे समय से ये बताता आ रहा हूँ कि जो बुक है पेपर 2 में, वो एक्चुअल में ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो अब देखो, जो ए और बी 2 ग्रुप में वहां बांटा गया था। ए में आपका ग्रुप ए यानी पार्ट ए में जो था वो कितने 80 मार्क्स के ऐसे वाले थे, और जो बी में था 120 मार्क्स के। लेकिन हम इसको अलग तरीके से यदि देखते हैं, तो एक्चुअल में जो आपका ये यूजफुल है ग्रामर वाला बुक, ये जो लास्ट का 25 डायरेक्ट जो यूज है, ये 25 मार्क्स के हैं, उसी में इसका ये मेन इंपॉर्टेंस है बुक का। और जो या कह सकते हो कि जो फिर प्रेसी है और आरसी है उसको मिला दो, तो प्रेसी और आरसी को इधर मिलाते हो तो इधर 35 मार्क्स होते हैं, तो यानी कि 60 मार्क्स। एक्चुअल में जो बुक है वो आपको यही 60 मार्क्स में हेल्प करेगा, और स्पेसिफिक कर सकते हो तो 25 मार्क्स में। लेकिन बाकी के जो कंपोनेंट हैं, वो चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे आर्गुमेंट राइटिंग हो, या चाहे एसे राइटिंग हो, वहां जो है बुक उतना ज्यादा कारगर नहीं है। बुक है उसके लिए भी आप देखोगे कि मार्केट में आपको प्रेसी के भी बुक स्पेशल मिलेंगे, आपको आरसी के स्पेशल बुक मिलेंगे, आपको स्पेशल एसे के मिलेंगे बुक, स्पेशल आर्गुमेंट के बुक मिलेंगे। लेकिन मेरा मानना है, जो मैं इस जर्नी में देखा हूँ, जो मैं कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 2017 से डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। मेरा अपना जर्नी जो है 2012 में इस एग्जाम के साथ जुड़ा, तो मोर देन 10 इयर्स कंप्लीट हो गए इस जर्नी में। लेकिन बीच के जो सिलेक्शन के बाद कुछ दिनों तक मैंने एज ए उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा। लेकिन जब 2017 से जब मैं कैंडिडेट्स को प्रॉपर तरीका से गाइड करने लगा फुल रूप से, तो मैं इस जर्नी में वही चीजें को देखता हूँ कि आप जितने भी टॉपिक्स को देखो, जो आपके ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट आता है, किताबें उसमें काम नहीं करेगी। उसमें सबसे अच्छा आपका एडिटोरियल है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल। यदि आप न्यूज एडिटोरियल रेगुलर रूप से पढ़ते हो, यदि आप उससे यूज टू हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी टॉपिक आपसे बचता है। और कुछ टॉपिक्स जैसे आप टेस्ट लिखते हो, तो डियर देखो क्या होता है कि आप एज ए स्टूडेंट होते हो, तो आपके पास उतनी समझ पूर्ण रूप से नहीं होती है कि आप डेली टॉपिक सर्च करो। ये तो कहीं टेस्ट लिखते हो, कहीं आप गाइडेंस लेते हो, तो टीचर का ये काम है किसी चीज को डिस्कशन करना, किसी चीज को बताना, ये सारी चीजें की जाती है। तो बुक में आप रेन मार्टिन ले सकते हो, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, या फिर ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर ले सकते हो। एक्चुअली ये स्पेसिफिक दोनों देखो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे। ये इसमें मेनली शायद ये हिंदी मीडियम वाले के लिए स्पेशल है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का है, वो बिहार का पब्लिकेशन है। तो आप दोनों में को ले सकते हो। रे एंड मार्टिन लो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा मैं किसी बुक का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ। हाँ ये है कि ये जो सर हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, तो ये हमारे सर के सर रह चुके हैं, हमारे जो टीचर जिनसे हमने इंग्लिश सीखा या जीवन का बहुत कुछ सीखा, तो उनके ये गुरु रह चुके हैं। लेकिन हमारा उससे कोई ये नहीं है कि आप जिस भी इंस्पाइट ऑफ दैट मैं बोलूंगा कि रेन मार्टिन को ले लो। तो बुक जो है आपको ग्रामर, आपको फाउंडेशन में काम आएगा, लेकिन जो बुनियादी राइटिंग्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलर न्यूज़पेपर, आप किसी भी मार्केट से आप सोचोगे कि हम ऐसे का कंपाइलेशन ले ले, हाँ कुछ टॉपिक्स है उसमें इंट्रो आपको मिल जाएगा, कंक्लूजन आपको मिल जाएगा,
कुछ टॉपिक्स के आप एज सच उसको लिख सकते हो, ये होगा। लेकिन जो आपको प्रॉपर राइटिंग सीखनी होगी, उसमें आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप साइक्लिंग करना जानते हो यदि, या साइक्लिंग सीखना चाहते हो, तो बिलीव मी कितनी भी बुक को करो, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक गिरोगे नहीं। स्विमिंग में कितनी भी बुक पढ़ लो स्विमिंग का, आप आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ लो, बर्नौली का प्रिंसिपल पढ़ लो, या जो प्रिंसिपल पढ़ लो, जब तक आप पानी में नहीं कूदोगे, पानी में नहीं घुसोगे, स्विमिंग करना नहीं जानोगे। हाँ, हो सकता है उसमें डूबने तो उसमें ट्रेनर आपके होते हैं जो आपको बचाने के लिए वहां होते हैं। साइकिल जब चलाना सीखते हो, अब आज के डेट में देखो, बहुत सारे साइकिल ऐसे आते हैं कि बच्चा गिरता नहीं है, मान के चलो दोनों तरफ एक्स्ट्रा व्हील लगा देते हो। लेकिन अपन टाइम में तो ऐसा नहीं था ना, बस नॉर्मल है, हाँ गिरो बजड़ो। कहते थे कि जो साइकिल चलाना खून मांगता है, कि कहीं आपका कटा छटा नहीं, तो आप प्रॉपर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हो। तो सिचुएशन ये है कि आप जब लिखोगे, इसको समझोगे, तो आपको फायदा होगा। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है रिलेटेड टू, जो ऑलरेडी मैंने देखो सिलेबस, जो कोर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 2 मंथ्स में चीजों को मैं कवर करूंगा, जो मैंने प्रोवाइड कराना है, तो वो सारी चीजें आपको बताया हुआ है। ओके, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उसको देखो। यदि आपको लगता है कि हाँ ठीक है, हमें ज्वाइन करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, एसटीलाई से यदि आपको लगता है कि हम स्वयं से कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कीजिए। कल जो है हम 22 में जो आए हुए पेपर हैं, उसको डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि किस ढंग से क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो क्वेश्चन के डिमांड क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो आप मैसेज कर सकते हो, और जिनको भी यदि ज्वाइन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।